नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। शिक्षा प्राप्त करना और शिक्षा देना ये सबका अधिकार है। वर्तमान परिस्थितियों में शिक्षा को लेकर कई चुनौतियां हैं और सरकार प्रयासरत भी है, लेकिन सरकारी तनख्वाह पाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही ऐसी है कि सरकारी महकमे में फाइलें चींटी की चाल चलती हैं, जिसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में कई साल लग जाते हैं। ऐसे में बीते हुए सालों में उन फाइलों पर कोई निर्णय नहीं लेने की वजह से कई लोगों की जान जोखिम में पड़ जाती है। पिछले दिनों कुछ ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के शहर स्थित नूरुद्दीनपुरा प्राथमिक विद्यालय में नजर आया। 2 साल पहले विद्यालय के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, लेकिन अभी तक विद्यालय का ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, जिसके चलते छात्र और अध्यापक डर के साए में रहने को मजबूर हैं। इतना ही नहीं, इस विद्यालय को प्रतिवर्ष बारिश के मौसम में पलायन का दंश भी झेलना पड़ता है। सुरेंद्र सिंह यादव, प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालय नूरुद्दीनपुरा, नगर क्षेत्र गाजीपुर। बारिश में यहाँ क्या दिक्कत होती है? बारिश में इतना दिक्कत होती है साहब कि हम लोग दूसरी विद्यालय में चले जाते हैं, एकदम बाढ़ आ जाती है। सब कमरे चारों कमरे डूब जाते हैं पानी से, और हम लोग चले जाते हैं पूरा विद्यालय पर चले जाते हैं पढ़ने के लिए वहाँ पर। ये कितने समय से प्रॉब्लम बनी हुई है? और ये 5-6 से 8 साल से प्रॉब्लम बनी हुई है। ये तो होता है। कुछ सर्व आपके विभाग द्वारा कोई नहीं सुना साहब। हम लोग क्या करें, कोई नहीं। हम लोग देते हैं, दरखास्त दिए हैं, इस पर कोई नहीं होते। कितने बच्चे हैं यहाँ पर? आज नामांकन 100 बच्चे हैं। मेरा नाम समीना बेगम है, प्राथमिक विद्यालय नूरुद्दीनपुरा सहायक अध्यापक। इस स्कूल की ये स्थिति है कि 2 साल हो गया इसको ध्वस्तीकरण करने का आर्डर आया है। ना तो ये ध्वस्तीकरण हो रहा है और ना इसका कुछ हला भला हो रहा है। जब यहाँ पे बारिश होती है तो इसकी स्थिति ये हो जाती है इस स्कूल की कि इस स्कूल में बाहर से लेके अंदर तक पूरा पानी ही पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे यहाँ पे आ ही नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को ABSA द्वारा दूसरे स्कूल में हम लोगों को शिफ्ट कर दिया जाता है। वहीं इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राज से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जर्जर विद्यालयों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। बहुत जल्द उन विद्यालयों का ध्वस्तीकरण करा दिया जाएगा। ऐसे में वहां के जो भी छात्र और शिक्षक हैं, उन्हें दूसरे विद्यालयों पर शिफ्ट कर उनकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि मैंने बताया कि इस समय हमारी प्राथमिकता है बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ हम लोग उनको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्रदान कर सकें। ऐसे में जो भी विद्यालय जर्जर हो गए हैं, वहाँ किसी भी स्तर से बच्चों को वहाँ पे बैठाया नहीं जा रहा है, जिससे भी किसी भी संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। ऐसे में बच्चों को समीपस्थ विद्यालयों या सुरक्षित स्थानों, सार्वजनिक स्थान भवन में शिक्षा प्रदान की जा रही है। ये तो हाल शिक्षा व्यवस्था का है, लेकिन शायद ये रिपोर्ट देखकर आपके होश उड़ जाए। आरोप तो ये भी है कि जब कोई शिक्षक या विद्यालय सामान्य रूप से शिक्षा देने का कार्य कर रहा है तो उसके साथ ब्लैकमेलिंग करके धन उगाही की जा रही है। मतलब चैन कहीं भी नहीं। आरोप एक ऐसे व्यक्ति पर लगा है जो RTI के माध्यम से सूचना मांगता है और सूचना मिलने के बाद जब उसमें कुछ गलत नहीं निकलता तो शिक्षकों को डराता है, ब्लैकमेल करता है और धन उगाही करता है। जी हाँ, यह आरोप गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र के महजपुर में स्थित मदरसा इस्लामिया के प्रबंधक मोहम्मद मकसूद खान ने लगाया है। महजपुर के इस मदरसे में इंटर तक की पढ़ाई होती है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट में अरबी फारसी मदरसों के लिए 479 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है और अल्पसंख्यक समुदाय छात्रवृत्ति योजना में 795 करोड़ रुपए का बजट की व्यवस्था की है, तो वहीं इस मदरसे पर कोई बुरी नजर लगाकर बैठा है। सरकार मदरसों में शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहती है, लेकिन कोई है जो अपने लालच के लिए कानून से खेल रहा है। बीते 6 अगस्त को इस्लामिया मदरसे के प्रबंधक मोहम्मद मकसूद खान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा और बसपा नेता जियाउद्दीन अहमद के ऊपर आरोप लगाया कि जियाउद्दीन अहमद 2002 से बार बार मदरसे के अध्यापकों के विरुद्ध जनसूचना के तहत फर्जी नियुक्ति की सूचना मांगकर प्रताड़ित करता है और मानसिक व आर्थिक क्षति पहुंचाता है। मैं मदरसा इस्लामिया महजपुर का प्रबंधक हूं और एक मोहम्मदाबाद का जियाउद्दीन नाम का व्यक्ति जो कि हमारे गांव से 13 किलोमीटर की दूरी पे है। न हमारे ब्लॉक का है, न हमारे क्षेत्र का है, न हमारा रिश्तेदार है, न हमारे रिश्तेदारों में किसी से उसका संबंध है। वो व्यक्ति हमेशा हमारे अध्यापकों को टार्चर करता रहता है, टार्चर करके धन उगाही करता है।
भद्दी भद्दी गंदी गंदी गालियाँ देता है, तरह तरह की धमकी देता है, किसी को जान से मारने की धमकी देता है और हमसे कहता है कि जो आप नियुक्ति करते हो, पैसा लेते हो, उसमें से हमें शेयर दो। मना करने पर वो हमें तरह तरह की हमें भी गाली गलौज देता है और धमकी देता है। तो नियुक्ति करने पर पैसा लेने का आरोप आपके ऊपर लगा रहा है, कह रहा है पैसा में शेयर दो, तो क्या नियुक्ति करने पर पैसा लिया जाता है? कतई नहीं। वांट निकाला जाता है, वांट पे अभ्यर्थियों का एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन का अवलोकन करके उनकी नियुक्ति होती है मेरिट के आधार पे। कब से चल रहा है ये सर जब मैं सेवा में था, आर्मी में था, तब से ये वर्ष 2002 से ही चल रहा है। बीच में जब होता है, जब उसके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनाते हैं हम लोग, तो वो थोड़ा सा ठप पड़ता है। सुलह समझौता भी हुआ है बयान हल्फी के मार्फत, और वो अपने आप को बसपा का वरिष्ठ नेता बना करके हम लोगों को डराता धमकाता रहता है कि मैं बसपा का नेता हूं और हमारा मतलब लोगों में पकड़ है, तुम लोगों का मैं जीना मुश्किल कर दूंगा। तो आपका कहना है कि 2002 से वो आप लोगों को परेशान करते हुए आ रहा है? जी। आपके संज्ञान में कब आया ये हमारे संज्ञान में आया सर 2006। अच्छा, 2006 में आपके संज्ञान में आपके आया। जी। तो आपने इसको लेकर कहीं शिकायत की? हम इसको लेकर के शासन प्रशासन दोनों से शिकायत की, दोनों जगह पे शिकायत की। पर्सनली जा करके एसडीएम मोहम्मदाबाद महोदय से पूरा स्टाफ को लेकर के, जितने भी हमारे 23-32 स्टाफ हैं, उनको ले जा करके समक्ष एसडीएम महोदय के खड़ा करके वहाँ भी शिकायत किया। फिर सुलह समझौता हुआ बयान हल्फी के मार्फत। उसके बाद में फिर थोड़ा देर ठप रहा, साल एक साल, उसके बाद फिर शुरू कर दिया। उसने आरटीआई के तहत कई सारी सूचनाएं मांगी। जी। उसमें क्या हुआ? वो सभी सूचना जिस से मांगा है, अल्पसंख्यक महोदय से मांगा, अल्पसंख्यक महोदय ने भी निस्तारण कर दिया उसका। उप जिलाधिकारी महोदय से मांगा, उप जिलाधिकारी महोदय ने निस्तारण कर दिया, और डीएम महोदय से मांगा, उन्होंने भी निस्तारण कर दिया। उसके बावजूद भी फिर दूसरा दे देता है, तीसरा दे देता है। उन्होंने कहा कि मैं पहले आर्मी में था, रिटायर होने के बाद 2004 में मदरसे का प्रबंधक बना, और जियाउद्दीन 2002 से ही मदरसे के अध्यापकों को परेशान करता आ रहा है। इसने कई बार समझौता भी किया है और समझौते के बाद फिर प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, जबकि कई जांच रिपोर्ट में हमें शिक्षकों को और मदरसे को निर्दोष साबित किया गया है। हमने कोई गलत कार्य नहीं किया है, ये जांच रिपोर्ट में आ चुका है। मैंने जियाउद्दीन के बारे में स्थानीय थाने से लेकर उच्च अधिकारियों तक कई बार शिकायत की, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास जांच रिपोर्ट, समझौतानामा, शिकायत पत्र की कॉपी भी है। मकसूद खान ने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए मोहम्मदाबाद आते जाते रहता हूं। मोहम्मदाबाद उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जियाउद्दीन से हमारी मुलाकात हुई। जियाउद्दीन ने मुझसे कहा कि आपके मदरसे में जो अध्यापक पढ़ाते हैं उसमें काफी फर्जी हैं। मैंने उनके शब्दों का विरोध किया और कहा कि आपको क्या मालूम, ना आप मेरे गांव के हैं, ना ब्लॉक के हैं, ना ही विभाग के हैं। इस पर जियाउद्दीन ने मुझे धमकी दिया और कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कौन फर्जी है और कौन सही है। मकसूद खान ने कहा कि जियाउद्दीन ने मदरसे के कई अध्यापकों से 500 से लेकर 1500 तक की वसूली कर धन उगाही की है, जिसका मैंने विरोध किया तो उसने मुझे भद्दी भद्दी माँ बहन की गाली देते हुए कहा कि तुम्हें जान से मरवा दूंगा। मोहम्मदाबाद आओ, तुमको उठवा कर जान से मरवा कर लाश को लापता करवा दूंगा। जानते नहीं हो मैं बीएसपी का नेता हूं और मोहम्मदाबाद नगरपालिका का चुनाव भी लड़ चुका हूं। तुम्हारे जैसे कितनों को ठीक कर ठिकाने लगा दिया। ये बातें मकसूद खान ने बताई। अब सवाल ये है कि जब मकसूद खान ने कई बार शिकायत किया तो इस पर कार्रवाई या जांच क्यों नहीं हुई? जियाउद्दीन ने बार बार समझौता क्यों किया? क्या जियाउद्दीन का बार बार समझौता करना और फिर जन सूचना को आधार बनाना क्या जियाउद्दीन को शक के घेरे में नहीं लाता? बहरहाल जियाउद्दीन ने बीते 22 अगस्त को गाजीपुर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन एडीएम गाजीपुर को सौंपा और आरोप लगाया कि मदरसे के अध्यापक मोहम्मद अकरम खान ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी प्राप्त की है। साथ ही अकरम खान मदरसा प्रबंधन कमेटी के सदस्य भी हैं और नियम के अनुसार प्रबंधन कमेटी का सदस्य अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। किससे मुलाकात हुई और क्या मामला था? एडीएम साहब से मुलाकात हुई। हमको मैंने अपना मामला बताया कि एक व्यक्ति 2 सर्टिफिकेट पर नियुक्ति उसकी हुई है, जो सन 85 में
नेशनल इंटर कॉलेज मस्ती के सर्टिफिकेट पर हाई स्कूल के फेल है वो, उस पर 85 अंकित है। 2000 में एग्जामिनेशन दिया था। फिर मदरसा इस्लामिया महेशपुर में उसने मुंशी का एग्जामिनेशन दिया और उसमें उसने उस डेट ऑफ बर्थ जो है 12 रखा और 93 रखा और 1912 में उसने एग्जामिनेशन दिया, मुंशी का पास कर गया। उसमें वो मैनेजर मकसूद खां का भतीजा है और उसने किया और सर्टिफिकेट जो है हम पूर्व इंटर कॉलेज मस्ती वाला छिपा करके उसने इसी पर मुंशी के बोर्ड पर नियुक्ति हो गई और उसमें वो सदस्य भी है। क्या मदरसा अभी चल रहा है? मदरसा चल रहा है। हाँ, तो क्या उसमें नियुक्तियां जो हुई है फर्जी हुई है? एकदम फर्जी हुई है। कोरोना काल में 14 नियुक्तियाँ हुई है। कोरोना काल में 14 नियुक्तियाँ हुई हैं। कोरोना काल में क्या भर्ती प्रक्रिया बंद थी? एकदम बंद थी। अरे सर, आदमी बाहर नहीं निकल पा रहा था घर से, कोई निकल पा रहा था घर से बाहर। मदरसे का नाम क्या है? इस्लामिया महेशपुर मस्ती। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने मदरसा नियमावली 2016 को देखा तो उसमें लिखा था कि प्रबंधक अपने पुत्र और पुत्री या पुत्रवधू को नियुक्त नहीं कर सकता है। लेकिन क्या अकरम खान प्रबंधन कमेटी के सदस्य थे या प्रबंधक के पुत्र थे? इसके बारे में हमने इस्लामिया मदरसा के प्रबंधक मकसूद खान से पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। मोहम्मद अकरम की नियुक्ति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद अकरम खान की नियुक्ति वर्ष 2020 में हुई है, जबकि वह अकरम खान हमारे प्रबंध समिति के सदस्य नहीं हैं। यहूदीन का कहना है कि वो सदस्य है। ये फर्जी आरोप लगाया है, जो कि कागज़ और प्रबंध समिति जो हमारी पंजीकृत होती है बनारस के सहायक निबंधक के कार्यालय से, वो साक्ष्य के लिए मैं आपके पास प्रस्तुत करता हूँ। दूसरी बात कि अकरम मुंशी आलिम किए हुए हैं, जिनके नियुक्ति के आधार पर उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उनकी नियुक्ति की गई है और वही डेट उनके आधार कार्ड पे भी है, वही डेट उनके पैन कार्ड पे भी है। उनकी जन्मतिथि उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जगह और से भी किया है हाई स्कूल, जिसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ 1985 है और दूसरा जो जहाँ जिस पे नियुक्ति हुई है उसमें डेट ऑफ बर्थ उनकी 1993 है। बिल्कुल सही बात है। ये बताइए आप कि जो जहाँ से पढ़ेगा वहाँ मार्कशीट छोड़ देगा, अपना मार्कशीट ले लेगा, उसके बाद ये 13 किलोमीटर दूर पे है, इसको कैसे पता चला कि वो पढ़ा है? उस नाम का व्यक्ति पढ़ सकता है, उस नाम का, उसके बाप के नाम का, एक आदमी के नाम का 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति हो। आपका कहने का मतलब है कि जो आरोप लगाया जा रहा है वो कोई और व्यक्ति है और ये झूठा आरोप है। इससे हम लोगों का कोई संबंध नहीं है इस प्रमाण पत्र। इसके पहले जियाउद्दीन ने मदरसे के एक लिपिक पर भी आरोप लगाया था और कहा था कि मदरसे में कोई लिपिक का पद नहीं है और गैरकानूनी तरीके से लिपिक और प्रबंधक ने 50 लाख से ज्यादा का गबन किया है। उसमें जो है गलत तरीके से एक समझौता कर लिया गया। हाई कोर्ट में मुकदमा जारी था। मैनेजर ने भी लगाया रिपोर्ट, नहीं हमारे यहाँ कोई भी क्लर्क पद सृजित है नहीं है, न कोई नियुक्ति है। मुकदमा चलता रहा। सन 20 में इरशाद अहमद ने अपना मुकदमा उठा लिया, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश नहीं दिया कि इनको तनख्वाह दो, मत दो, क्या करो। वहाँ के फिर मैनेजर से मिला, मैनेजर से कंप्रोमाइज़ करके मैनेजर ने भी अपना उठा लिया कि नहीं, और ये मैनेजर ने कि नहीं दिया हाई कोर्ट में कि हमने समझौता कर लिया, इनकी तनख्वाह दी जाए। अब ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग अधिकारी जो है, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी रिपोर्ट लगाए हैं कि हमारे यहाँ कोई पद है नहीं है, ना कभी उनको तनख्वाह दी गई है। लेकिन ये भी बीच में इन लोगों के चक्कर में आके उसको। इसके बारे में भी जानकारी के लिए हमने मदरसा नियमावली 2016 को देखा तो उसमें लिखा था कि मदरसे में लिपिक होना चाहिए। अब इस लिपिक की कहानी को समझने के लिए हमने मकसूद खान से बात की तो मकसूद खान ने जो बताया आप खुद सुनिए। कि क्लर्क था, क्लर्क हमारा वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लिया, जिसको कि सुरक्षा सेवानिवृत्त कहते हैं, वो ले लिया और ले करके चला गया, तो उसका पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, उसके जगह पे नियुक्ति होगी कि नहीं। तो यही सब ये झूठा आरोप लगा करके मन बढ़ंत करके धन उगाही की गरज से एक न एक शिकायती पत्र देता रहता है। 24 तारीख को हमने दिया है डीएम जिला अधिकारी महोदय के कार्यालय में
जियाउद्दीन के प्रार्थना पत्र के खिलाफ और जियाउद्दीन के ऊपर कार्रवाई करने के लिए कि ये हम लोगों को प्रताड़न कर रहा है, जिससे हमारे मदरसे में पठन पाठन का कार्य अवरुद्ध हो रहा है और हम लोगों का मानसिक तनाव बना रहता है। अब जियाउद्दीन ने भी एसडीएम और एडीएम को पत्रक सौंपा है और मकसूद खान ने भी जियाउद्दीन के खिलाफ जिलाधिकारी को पत्रक सौंपा है। लेकिन दोनों में सही कौन है? आरोपों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि ये जियाउद्दीन के आरोप हल्के पड़ रहे हैं, लेकिन क्या मकसूद खान के ऊपर लगे आरोप सही हैं या गलत, ये जांच का विषय है और जांच प्रशासन करेगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या जियाउद्दीन जैसे लोग वाकई में धन उगाही करते हैं, ये सही है या गलत। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।